कौन से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। इसके सिवा भी अगर और बात करी जाए तो हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर बात कर सकते हैं। रिमाइंडर या डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम के ऊपर तकरीबन 6 क्वेश्चन है, उधर 8 क्वेश्चन है सॉरी, और इधर 0 क्वेश्चन है। मल्टीनोमियल थ्योरम पे 2 क्वेश्चन, इसमें 0 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टोरियल पे भी अगर देखा जाए 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको यहां से क्लियर कट आइडिया हो गया कि हमारे को जनरल टर्म के ऊपर भी बहुत अच्छे से फोकस करना है, C1 C2 पे भी अच्छे से फोकस करना है। लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ सिस्टम से अगर हम चलें तो हम सिर्फ मिडल टर्म का एक भी क्वेश्चन ना करें, ऐसा भी नहीं सोचेंगे, हमको करके सब जाना है। हालांकि थियोरेटिकली मैं आपको बहुत ज्यादा मैं मदद नहीं करूंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन के दौरान मैं आपसे बात करता रहूंगा। तो चलिए साहब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आपको दिख रहा होगा साफ कि एक्सपेंशन के अंदर वो आपसे मांग रहा है x की पावर 39 के ऊपर बात करना चाह रहा है। अब x की पावर 39 अगर भाई आपको चाहिए तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हम लोगों ने कुछ इस तरह का एक फार्मूला बनाया था कि x की पावर अल्फा प्लस में 1 अपॉन x की पावर बीटा, या ax की पावर अल्फा b अपॉन में x की पावर बीटा होल पावर n में अगर आपको x की पावर m चाहिए तो फार्मूले के लिए r जो चाहिए वो होता था n अल्फा माइनस में m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, जहां पे अल्फा क्या चीज है, वो हमेशा पहले वाला x जो है उसका डिग्री है, बीटा क्या चीज है जो लोअर में माने डिनोमिनेटर में x बैठा है उसकी डिग्री है, और n क्या चीज है उसकी ओवरऑल डिग्री है, और m x की पावर m जो आप डिमांड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपकी डिमांड कितनी है 39 की, तो मतलब ये कि यहाँ से m की वैल्यू 39 हो गई, अल्फा 4 हो गया है, राइट है, बीटा की वैल्यू 3 हो गई, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे n की वैल्यू 15 हो गई है। तो आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप अगर भाई ये पूछेंगे कि कौन से टर्म आएगा तो हम बोलेंगे tr+1 के लिए जो r की जरूरत है ना, tr+1 के लिए जो r की जरूरत है दैट इज n अल्फा। n की वैल्यू अगर देखा जाए तो n की वैल्यू 15 है, अल्फा की वैल्यू अगर देखा जाए तो 4 है, n अल्फा माइनस m, m की वैल्यू हमारे पास 39 है, अपन में अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 3 है, तो यहां से देखा जाए 60 माइनस ये मिलाकर के हो गया 21/7 बोले तो 3 आ गया, माने r की वैल्यू 3 आ गई। ओके, अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कौन सा टर्म है, उसने ये कहा है कि कोफिशिएंट क्या होगा। अब कोफिशिएंट की अगर चर्चा करी जाए तो कोफिशिएंट होता है माने कोफिशिएंट ऑफ T4, एक तरह से क्योंकि r की वैल्यू 3 है तो T4 हो गया, आई एक्सपेक्ट की भी ध्यान होगा आपको अच्छे से। यहां पर अगर देखा जाए तो दैट विल बी 15c3, ठीक है, इनटू में -1 की पावर 3, सही है भाई, -1 की पावर 3, 15c3 का मतलब 15 14 13, नीचे 1 2 3, 2 से गया 7 टाइम्स, 3 से गया 5 टाइम्स, तो 35 इंटू 13, 35 इंटू 10 350, 350 में भी 105 और जोड़ा तो 455, वो भी माइनस का, तो माइनस का 455, माइनस कहां से आया यहाँ से, ठीक है, तो माइनस का 455 इज द आंसर, बोले तो आंसर इज डी। अब इस बारे से एक बड़ी रोचक तरीके से मैंने आपकी चीजों की शुरुआत करी है ना, बिल्कुल आपने सोचा नहीं होगा कि मैं इसको भी ट्रिक से खेल गया, मैंने कोई फार्मूला बना के अपन ने पहले से रखा है, अपन पहले भी इस पे पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको आज पता चल गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और उनका एक बार से रिवाइज भी हो गया। चलो इसके इसे क्या फायदे होने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा पूछनीय प्रश्न होते हैं, जो सबसे पहले देखने को मिलते हैं किसी भी जगह पे, वो होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले टर्म। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन की अगर चर्चा करी जाए तो पहले मैं आपको बता दूं, ये दिखने में आपको पता चल रहा होगा एक्स की पावर हाफ बाई √3 है, प्लस में 3/2 एक्स की पावर 2 होल पावर 10 है, तो यहां से पता चल गया एन की वैल्यू 10 है, ठीक है, ये बता रहा है अल्फा हाफ है, ये बता रहा है बीटा की वैल्यू 2 है, और आपको यहां से पता चल गया कि m 0 होगा, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x की डिग्री 0। अब उसमें ये भी आ गया, अब आपको क्या चाहिए, r चाहिए, r चाहिए तो टर्म टर्म मतलब tr+1 चाहिए, tr+1 के लिए जो r चाहिए वो अपने आप में n अल्फा, n है 10 इंटू में अल्फा की जगह हाफ माइनस में m की जगह 0 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस में हाफ बोले तो 5/2, तो 10/2 अपॉन में 5/2, 2 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 10/5 बोले तो 2, इसका अंदर t3, सही है। ओके, लेकिन इसने क्वेश्चन के दौरान मेरा ज्यादा ख्याल है जो भी हमसे डिमांड करी हो रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है, मैंने T3 होगा क्या सर, वो भी तो बताओ पूरी तरह से, हाँ वही चाहता है, ये चाहता है 10c2 बताएं, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी तरह से देखा जाए तो 1/√3 की होल पावर 8 कर देते हैं, यहां से देखा जाए तो 3/2 की होल पावर 2 कर देते हैं। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की चीज भी आपको पकड़ में आ गई होगी, क्योंकि इस कहानी में x तो है ही नहीं ना, तो सारे x तो कट कुटा गए, तो सारे x तो कट गए, तो ये जो बचा वो तो हमारे को वैल्यू बतानी पड़ेगी। 10c2 का मतलब होता है 10 इंटू 9/2 मतलब 45, इसका काम खत्म। इधर से देखा जाए तो 1/3 की पावर 4 माने 81, यहां से देखा जाए तो 3 का स्क्वायर 9, यहां से देखा जाए तो 4, कुछ इससे तो कैंसिल आउट होने वाला नहीं, लेकिन ये जरूर 9 छोड़ेगा, यहां से 5 बचेगा, तो फाइनली आंसर विल बी 5/4, 5/4 का आंसर है, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए क्या क्विक से 2 क्वेश्चन हो गए, मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर हम लोग यहां तक पहुंच गए। क्या आप यहां तक की बात मतलब एग्री कर गए? उम्मीद है कि आप में सभी लोगों ने देख लिया होगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ठीक है। अब क्या सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चन के लिए जरूर आप सोच सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन आपने जिस तरह के क्वेश्चन करे हैं वैसे ही क्वेश्चन आए पिछले सालों में, ये बात भी पक्की है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2013 मेंस में ये वाला आया था। अब ये वाला अगर क्वेश्चन आया था तो अपने सभी को पता होना चाहिए कि मैं इससे ये पूरी तरह से कैंसिल आउट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये जो x+1 आपको दिख रहा है ये मुझे x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस में 1 की पावर 3 दिख रहा है, तो मुझे यहाँ से x की पावर 1/3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2/3 माइनस में x की पावर 1/3 प्लस 1 दिख रहा है, तो मैं जैसे ही इसके नीचे से ये देखूंगा मैं इसे इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। फाइनली मुझे ब्रैकेट में दिख रहा है x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, अब यहाँ से भी नीचे से देखा जाए तो x -1 तक तो सुंदर दिख रहा है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने रूट x कॉमन ले लिया तो रूट x -1 बचेगा, जो कि इसको फिर उठा देगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, रूट x प्लस 1। आई एक्सपेक्ट कि यहाँ तक की बात आपको पकड़ में आई होगी। पहली चीज, उसे a क्यूब प्लस b क्यूब से खोला, खोलने के बाद नीचे की टर्म ऊपर वाली टर्म को कैंसिल आउट कर गए, तब तक नीचे से रूट x कॉमन लिया, फिर जो बची हुई टर्म थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ऊपर वाले को फिर कैंसिल आउट करके, अब जो बच रहा है उसे फिर ढंग से लिखा है x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस में रूट x का रूट x में डिवीजन किया तो 1 और प्लस माइनस के अंदर 1/√x होल पावर में देर का 10, तो फाइनली सुंदर सुंदर सा x की पावर 1/3 माइनस में 1 अपॉन x की पावर 1/2 की होल पावर 10 दिख रहा है। अब यहां से मुझे और चीजें स्पष्ट हो गई, n की वैल्यू 10 है और अल्फा की वैल्यू 1/3 है, बीटा की वैल्यू हाफ है, राइट। क्वेश्चन में वही पूछा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, सबसे पहले हम लोग r की बात करेंगे, n अल्फा 10 इंटू में अल्फा, अल्फा कितना है 1/3 माइनस में जिसकी जरूरत है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसका मतलब m की वैल्यू 0 है, -0 अपॉन में नीचे 1/3 प्लस 1/2, ठीक है, तो यहां से बन रहा है 10/3, नीचे बन रहा है 5/6, तो ये कैंसिल आउट होकर के यहां से जाएगा 2, तो 20/5 बोले तो 4।
आर की वैल्यू 4 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या मांगा है, टर्म, तो हमारे को चाहिए T5। T5 निकालने के लिए हम दौड़े 10C4 इंटू में फर्स्ट टर्म है हमारी x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 का कोफिशिएंट हो गया 1 की पावर 4, सॉरी 6, और यहां से हो जाएगा -1 की पावर 4। ठीक है, तो ये तो एक तरह से 10C4 ही रह गया। तो 10C4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 1 2 3 4, 2 और 4 से ये कैंसिल आउट हुआ, 3 से गया 3 टाइम्स, 30 इंटू दिस दैट इज 210। अरे अपने को इतना जाने की जरूरत ही नहीं है, अरे इसने तो आंसर 10C4 ही दे रखा है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए, तो अपने को ये और पता चल गया कि हमने क्वेश्चन कर ही डाला 2013 का भी चुटकियों में। क्या कहते हो आप, है ना मस्त चीज। तो अभी तक मेरे को नहीं लगता कि शुरुआत में कहीं पे भी आपको हल्का सा भी बोझ आया होगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपने को ये अभी नहीं लगता कि बोझ आया होगा, लेकिन ये बात पक्की कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने के दौरान बहुत देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिडिल टर्म के क्वेश्चन की। मिडिल टर्म का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो साहब, अब देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है x + 2 टू द पावर 6, मैंने यहाँ से देखा जाए तो इसकी डिग्री कितनी है 6। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने खुलेंगे इसमें 7। ठीक है भाई, एक ज्यादा खुलता है। अच्छा, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो इसका मतलब ये कि जो मिडिल टर्म होगा वो एक होगा, 1 मिडिल टर्म। ठीक है ना, और वो कितना होगा n/2 + 1 टर्म। ठीक है ना, तो जैसे हमारे को मिलेगा तो इसका मतलब ये कि n की वैल्यू कितनी है 6/2 + 1, माने एक तरह से गौर से देखा जाए तो फोर्थ टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा, माने T4 विल बी द मिडिल टर्म एंड T4 विल बी 6C3 x की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ डन हो गया। आप सेकंड वाले पे आ जाओ, x + 2 टू द पावर 7, साफ पता चल रहा है डिग्री कितनी आ रही है मेरे दोस्त 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने खुलेंगे, एक ज्यादा बोला था ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने खुले 8। अब मिडिल टर्म कितनी आएंगी, अगर भाई नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना तो 2 मिडिल टर्म आती है, तो मिडिल टर्म्स आएंगी 2। अगर 2 मिडिल टर्म्स आएंगी तो कौन कौन सी आएगी, एक तो आएगी n+1/2 टर्म और दूसरी वाली आएगी n+3/2 टर्म। सही है ना, तो यहां से देखा था तो 7 + 1/2, ठीक है, माने ये, और दूसरी तरफ से देखा तो 7 + ये डिवाइड बाई 2 टर्म। ठीक है, तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी T4 और T5। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है। अब T4 कितना होगा, T4 हो जाएगा 7C3 x की पावर 4 और 2 की पावर 3, और T ये कितना हो जाएगा 7C4 x की पावर, दोनों का डिफरेंस 3 और 2 की पावर 4। सिंपल। तो अगर देखा तो बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है, मतलब क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत सिंपल और बहुत ही काम की चीज है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आप जब इस तरह के क्वेश्चन को देखें ना मिडिल टर्म के, तो आपको अब आपका थोड़ा सा सेंस बढ़ गया होगा। चलो जल्दी से देखते हैं कि रिसेंट डेज में या फिर जेईई मेंस में पूछा गया तो कैसे पूछा गया था क्वेश्चन को। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस का क्वेश्चन कई बार डरावना लग सकता है लेकिन होता नहीं है। जरा देखें कैसे क्वेश्चन में दे रखा है। लो 2021 का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 20 एंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। खुद ही बोल गया कि 1 + x की पावर 20 में एक ही कोफिशिएंट होगा। ठीक है ना, अब कैसे निकालेंगे सर 1 + x की पावर, इसमें कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म की अगर बात करी जाए, मिडिल टर्म डिग्री इवन है तो 21 टर्म खुलेंगे, 21 टर्म खुलेंगे तो एक ही मिडिल टर्म होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल टर्म हो जाएगा 20 + 2 + 1th टर्म। ठीक है ना, माने 11th टर्म बोले तो T11, और T11 का कोफिशिएंट, अगर किसी ने कोफिशिएंट पूछना T11 का कोफिशिएंट होगा 20C10 1 की पावर 10 और x की डिग्री 10, तो x को तो छोड़ दो, यही हो गया कोफिशिएंट। अच्छा, अब 1 + x की पावर 19 पे बात करते हैं। अगर डिग्री 19 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 20 होंगे, और जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो 2 मिडिल टर्म होती है, तो 2 मिडिल टर्म, और कौन कौन सी होगी, एक हो जाएगा 19 + 1/2 टर्म और दूसरी हो जाएगी 19 + 3/2 टर्म। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 10th मतलब T10 और T11। ठीक है ना, T10 और T11। अब अपन बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो 19C9 इसका कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 19C10। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। अच्छा, रेशियो मांगा है, चलो आओ रेशियो पे बात कर लेते हैं। तो पहले वाले का कोफिशिएंट आ रहा है 20C10, दूसरे वाले का आ रहा है 19C9 + 19C10। जब भी ऊपर वाला मैच कर जाए नीचे वाले में एक का डिफरेंस हो, ऊपर वाला मैच कर जाए नीचे वाले में एक का डिफरेंस हो, तो ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, नीचे वाले में जो बड़ा है उसे पकड़ लो। नीचे 9 और 10 में कौन बड़ा है 10, तो 10 को पकड़ लिया 20C10, ऊपर वाला भी 20C10, बोले तो रेशियो आ गया 1। क्या मुश्किल क्वेश्चन था, हो गया, खटाखट होने वाला क्वेश्चन था सर ये तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन दिखने में ही मुश्किल है लेकिन होने में नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिखने में तो बहुत ही गंदे गंदे क्वेश्चन दिख सकते हैं, देखते ऐसा लगे पीछे हटो पीछे हटो, लेकिन आगे आप जैसे चलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा नहीं पीछे हटने लायक क्वेश्चन तो नहीं थे, बनते थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि x की वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके एक्सपेंशन में 9th टर्म इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ दिस इक्वल टू में 180। ये इंक्रीजिंग पावर क्या चीज है उस पर बाद में बात कर लेंगे। चलो सबसे पहले चीज देखते हैं 3 और log 3 तो हटा लेंगे एक दूसरे को। तो यहां से क्या रहेगा क्वेश्चन में, √25 की पावर x - 1 + 7, इतना सा रहेगा। आई एक्सपेक्ट यहां तक की बात भी समझ में आई होगी। अच्छा, प्लस के अंदर ये जो पावर में 1/8 है तो ऊपर चला जाएगा, और 3 और log 3 फिर रिमूव हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 5 की पावर x - 1 + 1 की होल पावर माइनस का 1/8, और होल पावर में 10 चल ही रहा है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बन रहा है। अब क्या करें सर, देखो इसके एक्सपेंशन में हमें 9th टर्म की बात करनी है, माने इसके एक्सपेंशन में मुझे T9 चाहिए। अब T9 का मतलब होता है 10C8,
और यहां से देखा जाए तो रूट ओवर 25 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 की होल पावर 8, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 की होल पावर 2। हाँ सर, लेकिन अब यहां पे एक और बात देखो जरा कि अगले ने ये 3 और log 3 हटा के देखिए, आपको 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 की पावर माइनस 1/8 की इंक्रीजिंग पावर चाहिए। हाँ या ना। अब अगर इंक्रीजिंग पावर चाहिए तो आप सोच के जवाब दो मुझे कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 8 है, तो ये इंक्रीज कैसे हुआ? हाँ ये तो है। और दूसरी बात ये कि अगर ज्यादा से ज्यादा अगर इसकी डिग्री -1 भी हो गई तो -1 की डिग्री 2 होने पे भी इंक्रीजिंग पावर, ये तो डिक्रीज होगी ना सर। हाँ, अब यहां पर समझना, आपको अच्छे से पता होगा कि मैं अगर इसमें इस साइड की इंक्रीजिंग पावर चाहता हूं तो मैं यहां पर 10c8 ये डिग्री और ये डिग्री, भाई हम a प्लस बी और b प्लस ए कर सकते हैं। तो अगर देखा था तो इसकी डिग्री कर देते हैं 2, और सॉरी इसकी डिग्री कर देते हैं 8 और इसकी डिग्री कर देते हैं 2, तो इसकी डिग्री ऑब्वियसली कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, है ना। अब अगर ऐसा हो गया तो हमारे को ये भी पता है कि 10c8 और 10c2 तो एक ही बात होती है, तो यहां रह जाएगा 10c2 और ये स्क्वायर और ये एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। 5 की पावर 25 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 साफ है, 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 की होल पावर माइनस का 1/माइनस का 8 ऐसा दिखेगा, है ना भाई। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के लिए भी बहुत दर्दनाक बात रही होगी। एक नंबर 2, एक छोटी सी मिस्टेक है उससे भी सही कर लो, ये माइनस का 1/8 की पावर 8 है, इसलिए कैंसिल आउट होकर के फाइनली हमारे पास रहेगा -1। और अगला हमारे को कह रहा है कि इट इज ऑल इक्वल टू 180। अच्छा, अब यहां से बन गया ये 45, ये बन गया है 25 की पावर x अपॉन में कितना 25 प्लस में दिख रहा है 7, यहां से दिख रहा है 5 की पावर x अपॉन 5 प्लस 1 की होल पावर -1 इज इक्वल में 180। सही है। अच्छा सर 5 की पावर x और 25 की पावर x तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर मैं 5 की पावर x को थोड़ी सी देर के लिए मान लेता हूं t, अगर मैंने इसे t मान लिया तो ये हो जाएगा 45, ये बन जाएगा t का स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस 7 और यहां हो जाएगा t/5 प्लस 1 की होल पावर -1। अच्छा, अब लिखने के साथ अब यही थोड़ा रिड्यूस करते हैं क्वेश्चन को, पर हमारे को एक चीज अच्छे से पता है कि t+1 की होल t+1 t/5 प्लस 1 लिखा है, तो मैं एलसीएम लेने के बाद में मुझे यहां क्या दिखेगा? t+5/5 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? t+5/5 दिखेगा। पावर कितनी है? -1। क्या बोला तो मैं पावर -1 भी खा जाऊं और इसे पलटा दूं, मैंने 5 कर देते हैं ऊपर और नीचे कर देते हैं t+5, थोड़ा कम हो गया क्वेश्चन। तब तक जो जानकार बच्चा है वो ये भी सोच रहा है कि सर फिर तो आप इधर भी एलसीएम ही ले लो और आप इधर प्लस के अंदर 175 कर दो सर। हाँ कर तो सकते हैं, और यहां से कितना 180, और 45 से 180 आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूंगा शायद कुछ 4 टाइम्स कटता है। अरे हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये अगर देखा जाए तो ये 5 टाइम्स कट गया, बिल्कुल बराबर है, यहां से भी बात में एकदम बराबर वजन चल रहा है। एक मिनट 45, अब थोड़ा सा रिड्यूस करके एक बार दोबारा से देखिएगा सारा कैंसिलेशन, ताकि आपको एकदम करेक्ट चीजें पता हो। यहां पे था 25, यहां पे था 5 और यहां था हमारे पास 45 और यहां था 180। सही है भाई। देखो 5 से गया 5 टाइम्स, 5 से गया कितनी बार 9 टाइम्स, 9 से गया कितनी बार 20 टाइम्स। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बातें तो आपको एकदम झकास पकड़ में आ रही होगी कि हाँ भाई क्वेश्चन के अंदर यहां तक तो 20 आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर प्लस में 175 सुंदर सा यहां बैठा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हो गया 20t प्लस 100। अगर मैं सबको एक तरफ लाता हूं तो टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस में हो जाएगा 75, और यहां से टी की दो प्यारी प्यारी वैल्यू कट कट आ जाएंगी, एक आएगी 5 और एक आ जाएगी 15। हाँ तो मतलब ये कि टी की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो आपको पता है ना टी कौन है? टी कौन है? 5 की पावर x इज इक्वल टू कितना 5, इसका मतलब डिग्री 1 आ गई, माने x की एक वैल्यू 1 आ रही है। अरे हाँ, अब क्वेश्चन में देखो बोला है पॉसिबल वैल्यू ऑफ x और 1 आंसर भी है, मतलब बी ऑप्शन तो बिल्कुल झकास सा दिख रहा है साहब, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि आंसर में तो 1 तो बिल्कुल दिख रहा है। अब रह गया दूसरी बात कि सर दूसरा क्या आंसर हो सकता है। मैंने कहा लो अब उस पर भी बात कर लेते हैं। यहां से अगर 5 की पावर x इज इक्वल टू 15 लेता तो शायद आप x की वैल्यू निकालते समय log में चले जाते, जो कि ऑप्शन में कहीं है भी नहीं, तो किसी तरह का कोई यूज भी नहीं है। तो मेरे को लगता है ये वाली बात तो आपको पकड़ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये कि x की पॉसिबल वैल्यू 1 ही लेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को हम उठाएंगे भी क्यों। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की कहानी तो आपको दिखने लगी होगी कि कहानी बराबर है साहब, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x काम करता है। ओके, अब कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं। तो दिखने में आपको ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन जेईई मेंस के दिखने में बड़े गंदे से होते हैं, है ना। और अभी इन दिनों जिस तरह के क्वेश्चंस मेंस दे रहा है वो तो आप मान लो कि साहब बहुत ज्यादा मेकअप करके क्वेश्चन को देता है, बहुत ज्यादा मेकअप करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x तो आपको कई जगह पे पकड़ में आने लग गया होगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस। ओके, अब सर यहां पर x क्या है सर? अगर यहां पर देखा जाए तो अल्फा तो 1 है, अगर मैं आपको अपनी तरीके से बताऊं तो अल्फा की वैल्यू 1 है, यहां पर बीटा की वैल्यू भी 1 है, यहां पर n की वैल्यू भी 10 है और यहां पर m की वैल्यू भी 0 है। अगर किसी ने मेरे से बोला r कितना होगा तो मैं अपनी तरफ से बोलूंगा 10 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 1, बोले तो r की वैल्यू 5। इसका मतलब ये कि जो r आएगा वो तो 5 आएगा, कटैक से r आ गया। अब r की वैल्यू अगर 5 आ गई तो उस केस में सामने वाले के लिए क्या ऐसी चीज है ना जो और बच रही है ना। तो इसका मतलब r की वैल्यू अगर 5 आ गई तो इसका मतलब t6 इज द टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब t6 निकालते हैं। t6 निकालने का मतलब हो जाएगा 10c5 x sin अल्फा की होल पावर 5। सही है। और दूसरा वाला a cos अल्फा अपॉन x की होल पावर 5, तो 5 x की पावर 5 से x की पावर 5 तो कट गया, ठीक है ना। और ये हमारे को दे रखा है 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। आपको जानकर के अच्छा लगेगा ये 10c5 ही दे रखा है, और अगर 10c5 है तो 10c5 से 10c5 हट गया, x से x कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आपको दिख जाएगा a की पावर 5 sin अल्फा इनटू में cos अल्फा की होल पावर 5 इस को दिख रहा है साफ 1।
भाई मुझे तो यहाँ तक की चीजें दिख रही है एकदम बराबर से, क्या आपको भी यहाँ तक की सारी चीजें एकदम कट टू कट दिख रही है, कोई चीज में कमी तो नहीं है? अब साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा चिल्ला चिल्ला के आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कहीं से दो अरेंज करा दो। अगर ऐसा है तो आपने क्या किया, ए की पावर 5 लिखा, इसे लिखा साइन 2 अल्फा अपॉन 2 की पावर 5 को आपने अलग कर दिया, राइट है, पावर 5 अलग और 2 की पावर 5 मैंने 32, इसका अलग कर दो। तो यहां से मुझे दिख रहा है ए की पावर 5 साइन 2 अल्फा, ठीक है, की होल पावर 5 इज इक्वल टू 32। ओहो, कुछ छोटी छोटी चीजें तो पकड़ में आ गई भाई, 32 माने 32 तो क्लियर दिख रहा है, 32 तो आ गया। ओके अब क्या ऐसी चीज है जिस पे और चर्चा करी जा सकती है? क्वेश्चन ने एक और बात बोली है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन एल ए क्या हो सकता है? अब हमारे को पता है कि ये पूरा टर्म जो है ना, पूरा जो भी टर्म आया ये अपने आप में 1 माने मैक्सिमम तभी देगा जब साइन भी अपना मैक्सिमम दे और ए भी अपना मैक्सिमम दे। अब साइन अपना मैक्सिमम कितना दे सकता है? 1। तो कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन 2 अल्फा गिव्स 1। सही है भाई, अगर मान लो साइन ने अपनी वैल्यू एक से जरा सी भी कम दे दी होती तो ओवरऑल जो भी वैल्यू आती है वो ऑब्वियस ही बात है कंपैरेटिवली कम आ रही होती। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा है तो उस केस में ए की पावर 5 बराबर कितना है? 32। इसका मतलब ए की प्यारी प्यारी वैल्यू कितनी आ रही है? 2। क्या ए की वैल्यू 2 कहीं दिख रही है? हाँ सर बी। तो देखिए बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का लेकर के कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं, एक बस सीधा सा फार्मूला लगाया क्वेश्चन खटाखट खत्म हो जाता है। क्या आप यहां तक की बात समझ गए? दिखने में जरा थोड़ा सा गंदू सा क्वेश्चन था, बाकी था नहीं इतना क्वेश्चन, है ना? अब देखो अपना फंडा तो वहां पे भी काम करता है, मैंने जो ट्रिक अपन ने सिखाई एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा वो तो बिंदास काम कर रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अगर 2 से बड़ा हो तो इस पूरी सीरीज का सम इनमें से किससे मिलता जुलता होगा? अब ये तो सही है, देखो भाई अपन क्या करने वाले हैं ना, 2 टाइम्स में इस पूरी सीरीज को ढंग से लिखते हैं। पहली बात आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे? आप बोलोगे 2c2। 2c2 कितना होता है? आप बोलोगे 1, हाँ या ना? मैं कहूंगा 1 है तो क्या मैं 1 को 3c3 भी लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ 3c3 लिख ही सकते हैं सर आप। मैंने कहा अगर लिख सकते हैं तो फिर बाकी सीरीज को कॉपी कर लेते हैं, 3c2 4c2 5c2 एंड सो ऑन होते होते nc2। और सर ये आगे वाले का इसको पीछे रख देते हैं, ये जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए डाला गया होगा। अच्छा अब क्या करोगे सर? मैंने कहा देखो धीरे धीरे चलेंगे इसमें ना। आपको ये पता होगा कि 3c3 प्लस में 3c2 में ऊपर वाला सेम नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में 1 को बढ़ा दो, नीचे वाले में जो दोनों में बड़ा है उसे पकड़ लो, तो ये 4c3 है। तो मतलब यहां तक आपने को सर 4c3 दिख रहा है, हाँ तो इसको लिख दिया 4c3। अब 4c3 और 4c2 को जोड़ो, जोड़ते हैं आप देखो ऊपर का सेम है, हाँ या ना, और नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है। अगर नीचे वाले में 1 का डिफरेंस और ऊपर वाला सेम हो तो ऊपर वाले में 1 बढ़ा दो और नीचे वाले में जो बड़ा है उसे पकड़ लो। फिर 5c3 और 5c2 को पकड़ो तो आपको फिर से पता चलेगा ये बन जाएगा 6c3। ऐसे चलते चलते सोचो 5c2 पे आपके पास में 6c3 आ रहा है, तो सोचो जिस दिन आप nc2 पे पहुंचोगे उस दिन आपके पास में n+1c3 आ चुका होगा। बोलो ना आएगा कि नहीं आएगा? आप दिमाग लगाओ, ऐसे सीरीज चलती गई तो क्या ये इतना आएगा कि नहीं आएगा? आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको पता है कि हाँ सर आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं आएगा सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आएगा तो अब आप सोचो, देखो अब आपके पास में 2 टाइम्स में n+1c3 आ चुका है, प्लस में n+1c2 लिखा हुआ है। अब सर 2 का क्या करोगे? मैंने कहा 2 बार लिख लेंगे यार, और क्या, n+1c2 n+1c3 2 बार लिख लेते हैं। लो लिख दिया 2 बार। अब क्या देखो फिर से ऊपर वाला सेम नीचे वाले में एक अंतर है कि नहीं है? हाँ है सर, तो इसका मतलब ऊपर वाले में 1 बढ़ा दो, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो और पास वाले को कॉपी हो जाओ बेटा। अब क्या करोगे सर? अब तो आपकी गाड़ी फंस गई। बिल्कुल दिखने में लगता है कि ये गाड़ी फंस गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गाड़ी उतनी नहीं फंसी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे खोल दो, क्या लंबा काम है, n+2 n+1 n अपॉन में 3 to 1। पास वाले को भी खोल दो, n+1 n+2 n+1 n और n-1 अपॉन में कितना 3 to 1। अब 3 to 1 का 6 हो गया और कॉमन आ रहा है n और n+1 बाई 6 कॉमन ले लो, यहां से क्या बचेगा n+2, वहां से क्या बचेगा n-1। फाइनली आपके पास में कितना रहेगा 2n+1, तो फाइनली आपके पास आंसर हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। है क्या कोई आंसर? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 बोले तो बी आंसर बॉम्बे। क्या मुश्किल काम है बताइए? मतलब क्वेश्चन डुएबल था, जो किया हमने करते चले गए, हो गया। अब यहां से एक बात तो स्पष्ट आपको दिख रही होगी कि देखो सब क्वेश्चन तो बन जाता है, बस अपने को थोड़ा थोड़ा केयर करना पड़ता है इस बात का कि क्वेश्चन में हमने अभी तक सीखा क्या है। ठीक है, तो चलो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। पुरानी काफी सारी चीजों को लेकर के भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब क्वेश्चन में दे रखा द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब क्या क्या किया जा सकता है? पहला काम इसका tr+1 निकाल लो। अब तो tr+1 निकाला तो ये हो जाएगा 256 पहली वाली दे रखा है √3 की पावर कितना 256 माइनस r, और पास वाला दे रखा है 5 की पावर 1/8 की होल पावर r। सही है, और सजा के लिख लेते हैं 256 ये बन जाएगा 3 की होल पावर में कितना 256 माइनस r/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 की पावर r/8। ओके अब क्या करोगे? अपने पास में ओवरऑल अगर देखा जाए 3 की पूरी डिग्री आ चुकी है, 5 की पूरी डिग्री आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी 3 की डिग्री है उसमें r की वैल्यू रख करके देखूंगा कितनी जगह पर ये इंटीजर दे रहा है। जैसे समझो आप, मैंने लिखा 256 माइनस r/2, मैं r की कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जहां पे इंटीजर देख रहा हूं? पहली तो 0, अब 0 रखो ना, 256/2 एक इंटीजर होगा। दूसरी रखो 1, अगर आपने 1 रखा तो आपको पता चलेगा यार ये 1 तो नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा भाई? आपको यहां से एक चीज स्पष्ट हो जाएगी 1 क्यों नहीं बैठ रहा, क्योंकि 255 माइनस 1 अपॉन 2 255 अपॉन 2 कुछ भी नहीं होता। अब दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है 2, तीसरी वैल्यू क्या आ सकती है 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वैल्यू आ सकती है 256। r की इतनी वैल्यूज पर 256 माइनस r/2 पूरा पूरा वैल्यू देगा, और ये पूरी पूरी वैल्यू 3 की डिग्री बनेगी।
3 की पूरी पूरी डिग्री, मतलब पूरी पूरी का मतलब इंटीग्रल डिग्री एक इंटीजर देगी, है ना। तो मतलब ये कि r की इन वैल्यूज पर 3 तो इंटीजर देने को तैयार है। आगे वाली पार्टी ऑलरेडी इंटीजर दे देगी। अब रह गया 5 की 5 को बुलाया जाए तो 5 की पावर कितना है, r/8 है। अपन r/8 पे चर्चा करते हैं। r/8 कब कब दे रहा है साहब, वो भी मिलाते हैं। r/8 कह रहा है कि हम दे देंगे इंटीजर एक तो 0 पर, दूसरा फिर सीधे 1 2 3 किसी पे नहीं देंगे, सीधा 8 पे देंगे। फिर कब देंगे, दूसरी बात अगला इंटीजर देंगे 16 पे दे देंगे, और ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या 256 पे भी दे देंगे। एक बार मान लेते हैं दे देंगे, देख लेते हैं डिवाइड करके। तो अगर 256 में 8 का डिवीजन गया तो 3 बार तो 24 और क्या 16, हाँ मतलब 32 टाइम्स आ रहा है, बिल्कुल बराबर है। और इन दोनों की फिर क्या चाहेंगे हम लोग, देखो ध्यान से देखना, ये AP1 है और ये AP2 है, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है भाई, ये 0 दोनों में कॉमन है, दूसरा नंबर इसमें आगे कहीं 6 आएगा और 8 आएगा, तो 8 दूसरा कॉमन टर्म हो गया। सही है, तो हमारे को पता चल गया कि अब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 8 है, तो हमारे को 256 की पूरी पूरी एक सीरीज मिल गई। और आपको पता होगा 8 8 की दूरी पर, ठीक है ना, जो कॉमन सीरीज आ रही है वो वापस नीचे वाली आ रही है, 16 फिर 24 ऐसे डैश डैश 256 आ रही है। और साफ पता चलता है ये 32, इसको डिवाइड करेंगे तो 32 टाइम्स पूरा जाएगा, तो इसका मतलब 32 टर्म तो यहां से यहां तक है पूरे, ठीक है ना। 32 टर्म तो इस जगह से इस जगह तक है, और प्लस एक 1 टर्म और है। इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इज इक्वल टू में 33। 0 की वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म और आ गया। हाँ, अगर आपको मान लीजिए लगता है कि नहीं साहब ये तो सर बहुत ही क्रांतिकारी तरीका था, ऐसे सीधे गिन लिया सर आपने, तो एपी सीरीज का सम का फार्मूला लगा लो, ठीक है ना भाई। वो तो आप लगा ही सकते हैं ना कि SN इज इक्वल टू n/2 a + n - 1 * d, आप लगा लेना, क्वेश्चन वहां से हो जाना है। तो इधर से नहीं तो उधर से आपसे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपसे क्वेश्चन बन के ही रहेगा, ठीक है। हमारे पास में क्या बहुत सीधा सीधा रास्ता था, अपने सीधे सीधे सोच लिया कि अच्छा ये तो क्वेश्चन बन ही गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप देखते हैं और क्या आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये तो सब काफी पुराना मेंस का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन, थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्या आज भी उतने ही पुराने जमाने जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नया करा इन्होंने। सर सबसे पहले TR+1 निकाल लें, बिंदास TR+1 पे दौड़ते हैं। TR+1 पे दौड़ते ही यहां हो जाएगा 33 CR, सही है, और यहां हो जाएगा 2 x की पावर में दे रखा है 3/2 की होल पावर 33 - r, और यहां हो जाएगा 3y की पावर 1/16 की होल पावर r। सुंदर तरीके से लिखने पे 33 CR, 2 की पावर 33 - r और 3 की पावर r, और आगे की तरफ देखा जाए तो x की होल पावर में दिखा होगा 3 × 33 माने 99 - 3r/2। इधर से y की डिग्री मुझे दिख रही है r/16, मतलब मेरे पास फाइनली TR+1 आ गया, जिसमें मैं आपको बता दूं r आप एक इंटीजर के सिवा कुछ ले नहीं सकते। तो r अगर इंटीजर होगा तो ये एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है। सिर्फ सबसे ज्यादा लोचे होने वाले x और y पे, हम उनकी डिग्री को इंटीजर के सिवा कुछ देने ही नहीं देंगे। तो हम जब भी वो इंटीजर देंगे हमारे पास सारे टर्म्स इंटीग्रल टर्म्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब करना क्या है, हमको यहां से पता चल गया कि हमें एक 99 माइनस में 3r डिवाइड बाई 2 से इंटीजर चाहिए। कब आएगा सर इंटीजर, 0 रख लो 99/2, लेकिन सर वहां तो इंटीजर आ ही नहीं रहा। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, r की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। 1 रखते हैं तो 96 आएगा, 96/2 कुछ होता है, ठीक है। तो r की वैल्यू 1 तो आराम से काम कर रही है, 2 काम करेगी क्या सर, 99 में से 6 भाई 2 रखते कितना हो जाएगा 6, तो 99 में से 6 गया तो 93/2 कुछ नहीं देगा सर, एक इंटीजर तो नहीं आएगा। देखो तो 3 ट्राई करते हैं, 99 में से 9 गया, हाँ लग गया, 99 में से 9 गया, बचा कितना 90/2 करो, पूरा इंटीजर आया कि नहीं आया, हाँ अगर इंटीजर आया तो 1 और 3 आ गया ना, बस उसके बाद मत सोचो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 2 का, अब 2 2 की दूरी पे भागते जाओ, ठीक है। 5 7 डैश डैश कब तक जाए सर, 33 रख लो पूरा, 33 रखते 0 हो जाएगा, मस्त आराम से काम बनेगा। तो ये तो बढ़िया, एक तो एक एपी आ गई, माने AP1 आ गया। अच्छा अब दूसरा वाला क्या है, r/16, उससे देखते हैं r की किस किस वैल्यू पे काम करेगा। जैसे ये तो शायद मेरा था कि 0 पे काम करेगा, फिर सीधा 16 पे काम करेगा, फिर 32 पे काम करेगा, एंड डैश डैश लास्ट काम कब करेगा, लास्ट काम करेगा 32 के सिवा कुछ है ही नहीं, 32 से ज्यादा मैं कहां से लाऊंगा r, 32 के बाद तो ये रो देगा ना, क्यों 33 CR मेरे दोस्त, उसके आगे तो परेशान हो जाएगा, कहां से देगा अपना r, मतलब 3 ही टर्म है, हाँ एक 3 ही टर्म है, और तीनों टर्म है ही नहीं सर ऊपर, जिसका मतलब ये कि ये AP1 और AP1 एंड AP2 do not have any common term, hence number of terms, number of integral terms is equal to 0, माना ऑप्शन अहमदाबाद ए आंसर इज द परफेक्ट आंसर। देखो तो क्वेश्चन फिर से बन गया, क्या मुश्किल लगा बताओ आप, कितनी देर का क्वेश्चन था, इतनी सी देर का क्वेश्चन था कि आप खटाखट बना सकते थे, और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन करके रखिए, ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे वहां पे भी, दिखने में थोड़े गंदे से होंगे लेकिन देखो जेईई वालों ने बनाया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पुराने क्वेश्चन और नए क्वेश्चन के बीच में ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ अभी क्वेश्चन थोड़े दिखने में मुश्किल भी आने लगे और अच्छे रोचक क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी की बात कर रहा है, एक्स की नहीं कर रहा, तो इसलिए टी की डिग्री 1 है तो अल्फा 1 हो गया, अरे टी की डिग्री 1 है ना तो अल्फा कितना हो गया 1 हो गया, इधर टी की डिग्री 1 है तो बीटा भी 1 हो गया, इधर एन कितना है 10 है, और इंडिपेंडेंट ऑफ टी है मतलब एम वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये कि आर की वैल्यू एन अल्फा माने 10 × 1 - 0 डिग्री ऑफ टी इज इक्वल टू अपॉन में नीचे अल्फा प्लस बीटा 1 + 1 बोले तो 5, माने फिफ्थ टर्म तक आते आते ये बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ फिफ्थ टर्म, सॉरी गलत बोल गया, आर इक्वल टू 5 माने सिक्स्थ टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टी। पहला काम खत्म हो गया, जो भी छठी टर्म होगी वो अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगी। अब छठी टर्म क्या होगी सर,
तो अपन टी हटा के बोलते हैं सीधा T6 tan C6 पहली डिग्री x की पावर 1/5 की होल पावर 4 और इधर से 1 माइनस एक्स की होल पावर 10 की पावर 6, ये होगी साहब। ओके अब यहां से क्या निकलेगा सर बनने में, है ना? अगर देखा जाए तो टर्म थोड़ी सी गंदी सी दिख रही है, x की पावर 1/5 तो दिख ही रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल लगेगा कि क्या किया जाए। यहां से x की पावर 1/5 10c, ओ मेरे से गलती हो गई, है ना? 10c T6 में यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे अगर 5 होगा तो यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे भी 5 होगा, तो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है? इसकी पावर 10 भी नहीं है, 1/10 है। अरे सारी चीजें आपके फेवर में आके गिर रही हैं। आप देखिए ना, यहां से बना 10c5, गलतियां हाथों हाथ डिटेक्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये हो जाएगा √1 - x। ओके T6 आ गया। अब T6 के अंदर ये कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, माने इसका मैक्सिमम मांग रहा है। अच्छा, और ये अपने आप में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये, इसको डिग्री में हाफ लिख रहा हूं, ये अपने आप में कोई x की टर्म में है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। तो 10c5 तो कांस्टेंट बाहर ही आ गया, 10c5 बाहर आ गया, ठीक है? और यहां u डॉट भी लग रहा है x। अगर मैं इसे रूट ओवर की दृष्टि से देखता हूं तो x रूट ओवर का 1/2 √1 - x और ऊपर माइनस प्लस √1 - x एज इट इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या होगा, यहां से देखा तो √1 - x इज इक्वल टू x अपॉन में √1 - x और नीचे आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स में 1 - x इज इक्वल टू x, इसका सीधा मतलब हो गया 3x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू 2/3। ओके और x अपने आप में 0 से 1 में आ भी रहा है बाई चांस, देखो ना क्वेश्चन में दिया है x अपने आप में 0 से 1 में होना चाहिए, माने t की वैल्यू 2/3, परफेक्ट है साहब। अब क्वेश्चन में चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म, मतलब हमें को टर्म भी चाहिए। ओके अब T6 में चलते हैं। T6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10c5 तो डन है, ठीक है? इनटू में x की जगह पर अगर अपन ने 2/3 रख दिया तो 2/3 इनटू में 1/3 और आप कर लो, सही है? तो यहां से हमारे को पता चलेगा फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 5 इनटू में 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर। तो नीचे 3 का स्क्वायर का कुछ हिसाब बन जाए तो और सुंदर बन जाएगी चीजें। अच्छा यहां पर भी एक और हमसे फिर से गलती होते होते फिर अच्छे से बच गई भाई। यहां पे देखा जाए तो इट इज √1 - x, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/3√3, तो ऊपर 2 यहां मिल रहा है, 3√3 भी यहां मिल रहा है, फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर भी। ओहो दिल्ली इज द राइट आंसर, बिल्कुल साहब दिल्ली इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। देखो क्या मैक्सिमम मिनिमा का यूज करा है इन्होंने। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बंदे बहुत दिमाग से खेल रहे हैं, कुछ भी कहिए आप, अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना भी रहे हैं और बढ़िया क्वेश्चन दिख भी रहे हैं, तो अपनी तरफ से क्वेश्चन को तो देखिए फुल नंबर दे रहे हैं अपन तो, है ना? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके जाता है वो भी देखिएगा साहब। क्वेश्चन क्या कहता है वो समझो आप। क्वेश्चन में दे रखा है n इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन n - 1 इज डिविजिबल बाय, क्या होगा? अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले बताओ टोटल टर्म्स कितनी है? अगर डिग्री 60 है तो टोटल टर्म्स कितनी होगी? आप बोलोगे सर 61, हाँ या ना? अच्छा अब आप इरेशनल टर्म्स छोड़ दो, आप तो रैशनल टर्म पे चलो। ये रैशनल टर्म्स क्या है? अभी जो पिछले क्वेश्चन में करा वो सब रैशनल टर्म्स थी, इंटीग्रल टर्म्स, रैशनल टर्म्स एक ही बात है। अच्छा मतलब ये कि सर पिछले वाले के अंदर आपने लिया था TR+1, हाँ तो यहाँ होता था 60CR, फिर हम लोग लेंगे 3 की पावर 1/4 की होल पावर 60 - r और उधर से ले लेंगे 5 की पावर 1/8 की होल पावर r, फिर इसे दोबारा से 60CR लिख लेंगे, 3 की होल पावर में 60 - r/4 कर लेंगे, इधर 5 की पावर r/8 कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। अब हम वापस से 60 - r/4 के ऊपर r की वैल्यू सोचेंगे कि कब कब इंटीजर आएगा, और r/8 पे भी ऐसा ही सेम काम करेंगे, r/8 के लिए भी सोचेंगे कब r की वैल्यू पे इंटीजर आएगा। अब देखो क्या क्या हो सकता है, r की वैल्यू 0 बिंदास काम करेगी, 60/4 15 होता ही है। अब देखो दूसरा क्या हो सकता था, 60 1 रखने पे तो नहीं आएगा, 59/4 2 रखते हैं तो 2 रखते तब भी नहीं आएगा, तो 4 के डिफरेंस पे आएगी, डेफिनेटली सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो 0 4 8 12 डैश डैश 60 सीधा पूरा 60 पे भी लग जाएगा। अब 5 पे चलते हैं दौड़ करके, 0 पे काम करेगा मस्त, 5 पे करेगा, 10 पे करेगा, 15 पे करेगा, डैश डैश सीधा 60 पे करेगा। अब कहीं तो मिलेंगे दोनों। अब मेरा ना शायद 20 पे मिलेंगे, तो अगर देखा जाए तो कॉमन एपी की अगर अपन से बात करेंगे ना, तो कॉमन एपी आएगा r की वैल्यू 0 फिर सीधा 20 फिर 40 एंड 60, सही है? तो अगर देखा जाए तो यहां से तो क्वेश्चन बन सकता था, क्या ऐसा सही है क्या? अब देखो दोबारा से सोच लेना भाई, r/4 पे अपना काम बन जाना चाहिए, ये यहाँ r/8 है, सॉरी, तो वो फिर से बच गए, बिल्कुल हाँ r/8 है ये, r/8 होते तो फिर तो कहानी में बहुत सारे कॉमन टर्म्स आएंगे। r/8 तो 0 पे काम करेगा, दूसरा 8 पे काम करेगा, 16 पे काम करेगा, इसके सिवा डेडरेश 60 पे काम नहीं करेगा, ये 56 तक ही जाकर रुक जाएगा। हाँ ये 56 तक ही जाकर रुक जाएगा, तो इसका मतलब ये कि जो कॉमन एपी आएगी उसमें भी r 56 पे जाकर रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। 0 आएगा दोनों में कॉमनली, 8 आएगा दोनों में कॉमनली, और डिफरेंस आ गया 8 का, तो इसका मतलब 16 डैश 56 आएगा। अब 8 7 जा 56 होता है, तो 60 टर्म तो इस भाई के हो गए, ठीक है ना? यहां से यहां तक तो 7 टर्म्स हो गए और प्लस 0 और एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स की अगर आप बात करेंगे तो दैट विल बी 8, मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास में 8 रैशनल टर्म आ रहे हैं। अगर मेरे पास में 8 रैशनल टर्म्स आ रहे हैं तो इरेशनल टर्म्स की बात चली है क्वेश्चन में, तो इरेशनल टर्म्स इज इक्वल टू में आप सारे टर्म्स में से रैशनल टर्म्स हटा दो, तो आपने रैशनल टर्म्स हटा दिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे 61, उसमें से अगर आपने 8 हटा दिए तो रह गए 53 अगर रैशनल टर्म्स रह गए तो क्वेश्चन वाला कहता है वो n है, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 53। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि n-2 जो है, n-1 अगर हम करेंगे तो n-1 करते दैट विल बी 52 इनमें से किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल नक्की, 7 से डिविजिबल नहीं, 30 से नहीं, और 26 से डिविजिबल है, माने बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्या आप ये बात समझ गए? देखो तो क्वेश्चन पूछने वाले ने पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा और डिफरेंस कर दिया,
क्या मतलब आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा हम लोगों ने लगभग कॉपी में किए थे, बस थोड़े शायद डरावने ज्यादा हो सकते हैं। तो कम या ज्यादा डरावने से तो खैर क्या फर्क पड़ता है। अपन चलते हैं दौड़ करके अगले प्यारे प्यारे क्वेश्चन की तरफ। हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 एंड x की पावर -4 इन द